फिशर को ज़्यादातर फादर ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग के रूप में लेबल किया जाता है और उनका काम वॉरेन बफेट द्वारा बहुत रिकमेंड किया गया है। वॉरेन बफेट ने कहा भी है, One of the best books on investment was written, I think in 1958, I think I read it around 1960, by Phil Fisher called Common Stocks and Uncommon Profits. And it talked about the importance, or the usefulness of what he called the scuttlebutt method. And that was something I didn't learn from Graham, but every now and then, it's turned out to be very useful. हम भी इस वीडियो में फिशर की स्कटलबट अप्रोच देखेंगे। फिशर की फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स और एक्सीलेंट ग्रोथ पोटेंशियल को ढूंढने पर फोकस करती है। वो एक आउटस्टैंडिंग कंपनी ढूंढने और उसे हमेशा होल्ड रखने पर बिलीव करते हैं। बस कुछ केसेस हैं जिसमें वो कहते हैं सेल करने का विचार किया जा सकता है। तो हम इस वीडियो में आउटस्टैंडिंग कंपनी आइडेंटिफाई करना, सेल और बाय कब करना, ये सब देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, फिशर्स 15 पॉइंट्स चेकलिस्ट। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का कोर ये तय करना है कि किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। फिशर ने 15 बॉक्सेस की एक चेकलिस्ट बनाई है और एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट माने जाने वाली एक कंपनी को उनमें से ज़्यादा पॉइंट पर टिक करना होगा। नंबर 1, द कंपनी शुड हैव सर्विसेज और प्रोडक्ट्स विच आर एड्रेसिंग एन एक्सपेंडिंग मार्केट। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देती हो जो आगे आने वाले कई सालों तक सेल्स ग्रोथ बनाए रखे, जो एक्सपेंडिंग मार्केट में हो। आज अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिंग मार्केट कुछ ऐसा होगा जैसे ग्रीन एनर्जी, ऑटोनोमस ड्राइव और शायद मशीन लर्निंग। लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ पर फोकस करें। नंबर 2, मैनेजमेंट मस्ट हैव अ डिटर्मिनेशन टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट हमेशा के लिए सक्सेसफुल और एक जैसा नहीं रह सकता, इसलिए कंपनी के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि कंपनी के प्रोडक्ट समय के साथ अडेप्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो नए प्रोडक्ट्स बना रही है कि नहीं। कंपनी की प्रोडक्ट हिस्ट्री देखें और उसे आज के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करें। उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का प्रोडक्ट इनोवेशन पर फोकस है या नहीं। नंबर 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स टू बी एफिशिएंट। देखें कि रिसर्च में खर्च किए गए हर एक पैसे से कितना रेवेन्यू गेन हुआ। यह पक्का करे कि कंपनी R&D का यूज़ न्यू टैलेंट और बेटर प्रोडक्ट लाने में कर रही हो। नंबर 4, लुक फॉर फर्म्स विद एन अबव एवरेज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी कंपनी की सबसे बेसिक एक्टिविटी है। पक्का करें कि इसे अच्छी तरह से संभाला गया है। फिशर कहते हैं कि मेकिंग ऑफ रिपीट सेल्स टू सेटिस्फाइड कस्टमर्स इज द फर्स्ट बेंचमार्क ऑफ सक्सेस। आखिरकार अगर कोई बिजनेस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता और कस्टमर्स को खुश नहीं रख सकता तो वो बिजनेस सिर्फ एक ही तरफ जा रहा है। नंबर 5, पिक कंपनीज विद अ हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन। देखिए कि सेल्स में हर एक डॉलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कितने सेंट्स प्रोड्यूस करता है। जिस कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं वो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न अच्छे देगी। ये साफ है कि एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी ज़्यादा फायदेमंद होगी बजाय बिना कोई प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी के। कंपनीज जिनकी सेल्स सेम है बट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत डिफरेंस है, तो जो कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं वो बेटर कंपनी है। नंबर 6, नॉट ओनली डू यू वांट ऑसम प्रॉफिट मार्जिन्स टुडे बट यू ऑल्सो वांट टू पिक अ कंपनी दैट डज एवरीथिंग टू मेंटेन देम इन द फ्यूचर एज वेल। स्टॉक परचेज का सफल होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि स्टॉक को खरीदते वक्त किसी कंपनी के बारे में आमतौर पर क्या जाना जाता है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टॉक खरीदने के बाद उसके बारे में क्या पता चलता है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली फ्यूचर के प्रॉफिट मार्जिन्स इंपॉर्टेंट हैं, ना कि पास्ट के। तो आप प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ पर फोकस करें और ये इवेल्युएट करें कि कंपनी प्रॉफिट मार्जिन्स को कैसे इंप्रूव कर रही है। नंबर 7, look for businesses that treats their employees like humans, not like cogs in a wheel or FTs in an annual report. कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की हिस्ट्री रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ जरूर देखें। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की वैल्यू करती है या नहीं। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स बढ़िया लेबर रिलेशंस की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर कंपनी के पास में लेबर और एम्प्लॉयज़ रिलेटेड बहुत इश्यूज थे तो आप कंपनी को अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है जो कंपनी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। Number 8, if the relationship with the blue collars are important, the firm's relationship with its executive personnel is vital. ये वो लोग हैं जो किसी भी वेंचर को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। कंपनी के रिलेशंस इन रिस्पेक्ट टू इट्स एग्जीक्यूटिव्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फिशर कहते हैं कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देने वाली कंपनीज वो होंगी जिसमें एक अच्छा एग्जीक्यूटिव क्लाइमेट होगा। नंबर 9, you want to invest in a business which has a depth to its management. वन मैन शो कुछ समय के लिए सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो वहाँ मैनेजमेंट में डेप्थ ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी पूरी मैनेजमेंट टीम में डिवाइड होनी चाहिए। एक कंपनी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस का कारण कोई एक लीडर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी टीम होनी चाहिए। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, I try to buy stocks in businesses that are so wonderful that an idiot can run them because sooner or later one will. अगर कंपनी की मैनेजमेंट बढ़िया हो तो कंपनी का सक्सेसफुल होना तय है। नंबर 10, लुक फॉर कंपनीज विद ग्रेट कॉस्ट एनालिसिस। एक कंपनी लॉन्ग टर्म में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स नहीं दे सकती है अगर वो अपने ऑपरेशंस के हर एक स्टेप के कॉस्ट को एक्यूरेसी और डिटेल से ट्रैक नहीं कर सकती। फिशर कहते हैं कि कंपनी की कॉस्ट एनालिसिस आउटस्टैंडिंग है या नहीं ये पता करना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टर ये जरूर जान सकता है कि कौन सी कंपनीज इसमें असाधारण रूप से खराब है। बस तो फिर ये ऐसी कंपनीज हैं जिनसे बचना चाहिए। नंबर 11, द कंपनी शुड बी आउटस्टैंडिंग कंपेयर टू इट्स कंपटीशन ऑन इंडस्ट्री स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। वॉरेन बफेट इसे मोट कहते हैं, जिसकी वजह से कंपनी इन्वेस्ट करने में सेफ और बहुत अट्रैक्टिव होती है। मोट मतलब किसी कंपनी के पास ऐसा क्या अपर हैंड है जो उसे उस इंडस्ट्री में दूसरे कंपटीटर से अलग करता है। नंबर 12, इन्वेस्ट इन अ कंपनी विद अ लॉन्ग रेंज आउटलुक ऑन प्रॉफिट्स। कुछ बिजनेसेस कल के प्रॉफिट्स के एक्सपेंस पर आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये नहीं होना चाहिए। जो कंपनीज इन्वेस्टर्स और प्रॉफिट्स अट्रैक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करती हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल में डाल सकती हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। ऐसी कंपनीज पर फोकस करें जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगी। नंबर 13, सीक आउट कंपनीज वेयर योर शेयर्स रन अ लो रिस्क ऑफ बीइंग डाइल्यूटेड इन द फ्यूचर। एक इन्वेस्टर के रूप में आपको उन कंपनीज की तलाश करनी चाहिए जो ग्रोथ को फंड देने के लिए शेयर्स डाइल्यूट ना करती हो, बल्कि उनके पास सफिशिएंट कैश या बढ़िया बोरोइंग कैपेसिटी हो। तो ऐसी कंपनी जो फ्रिक्वेंटली नए स्टॉक्स इश्यू करके अपना कैपिटल रेज करती हैं, उनसे दूर रहें। ऐसी कंपनीज देखें जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और वो ग्रोथ के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, बजाय उनके जिन्होंने हिस्ट्री में शेयर्स डाइल्यूट किए हों। नंबर 14, you want to avoid firms where management brag about good news as soon as they got chance to, but don't reveal bad ones until absolutely necessary. ग्रोइंग कंपनीज में प्रॉब्लम्स और इश्यूज आना ये नॉर्मल है। अगर कंपनी शेयर होल्डर के साथ ये शेयर नहीं करती तो ऐसे कंपनीज बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप ऐसे कंपनी से दूर रहें। ट्रस्ट और क्लैरिटी दोनों के लिए ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जरूरी है, भले ही मैसेज पॉजिटिव हो या नहीं। नंबर 15, इन्वेस्ट ओनली इन कंपनीज विद द मैनेजमेंट हैव अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी। जितनी भी कंपनी सक्सेसफुल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कंपनी की मैनेजमेंट टीम। वो एक लॉयल, ऑनेस्ट और अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी दिखाती है। वॉरेन बफेट इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके लोग हैं। फिलिप फिशर कहते हैं कि सक्सेसफुल कंपनी आफ्टर ऑल उन लोगों की वजह से जो उसे चलाते हैं, तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। तो यही थे वो फिशर के 15 पॉइंट्स आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढने के लिए। फिशर ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी क्वालिटेटिव अप्रोच ईजी नहीं है और कहते हैं कि महान स्टॉक्स को खोजना बेहद मुश्किल है, और अगर वे मुश्किल नहीं होते तो हर कोई उनको ओन करता। लेसन नंबर 2, द स्कटलबट मेथड। फिलिप फिशर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म गेम में जीतना हो तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जो अपने कंपटीटर से ज़्यादा तेजी से बढ़ रही हो या मार्केट के एवरेज ग्रोथ से फास्ट ग्रो कर रही हो। ऐसी कंपनीज चूज करो जिसकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, कैपेबल हो, जो कंपनी को ग्रोथ अचीव करने में गाइड करे। और ये हम फाइनेंशियल रेशियोज और स्टैटिस्टिक्स से नहीं समझ सकते, इसलिए ये सब जानने के लिए फिलिप फिशर कहते हैं कि आप स्कटलबट टेक्निक का यूज करो। I believe that as you're acquiring knowledge about industries in general, companies specifically, that there really isn't anything like first doing some reading about them and then getting out and talking to competitors and customers and suppliers and ex-employees and current employees and whatever it may be, and you will learn a lot. That's the scuttlebutt method, and I do advise it. तो स्कटलबट मेन स्ट्रीट रिसोर्सेज का यूज करने और उनसे बात करने की टेक्निक है ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्टॉक आपके पैसों के योग्य है या नहीं। ऐसे सोर्सेज ये हो सकते हैं कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के रिसर्च साइंटिस्ट, ट्रेड एसोसिएशंस, कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़। लेकिन सावधान रहना, इन लोगों की जानकारी काफ़ी वैल्यूएबल हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर थोड़ी नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होती है। आखिरकार इसका साफ कारण है कि उनका टाइटल एम्प्लॉय के बजाय एक्स एम्प्लॉय है। यहाँ एक और सलाह दी गई है कि स्कटलबट कैसे अप्लाई करें। If you talk to a bunch of people in an industry and you ask them what competitor they fear the most and why they fear them and all of that sort of thing, you know, who would they use the silver bullet of Andy Groves on and so on?
you're going to learn a lot about it. You'll probably know more about the industry than most of the people in it when you get through, because you'll bring an independent perspective to it. You'll be listening to everything everyone says rather than coming in and with these preconceived notions and just sort of listening to your own truths after a while. जिस इंडस्ट्री में आप रिसर्च कर रहे हो उसके अंदर 5 कंपनीज में जाएं। उनमें से हर एक से 2 से 4 फर्म्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पूछें। इस जानकारी से इंडस्ट्री के बारे में डिटेल पिक्चर सामने आएगी और कौन सी कंपनी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगी उसके बारे में पता चलेगा। अगर कंपटीटर्स आपके इन्वेस्टमेंट टारगेट के बारे में रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और शायद थोड़ा डर से भी, तो आप एक महान इन्वेस्टमेंट खोजने के करीब हैं। इन सिंपल वर्ड्स, स्कटलबट हमें मार्केट में कंपनी की रियल इमेज फाइंड करने में मदद करती है। इन्फॉर्मेशन जो आउटसाइड से मिली है वो इनसाइडर जितनी ही इंपॉर्टेंट है। फिलिप फिशर कहते हैं कि मोस्ट इन्वेस्टर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कंपनी की रियल इमेज नहीं फाउंड कर पाते, इसलिए नंबर्स एज वेल एज रियल रिसर्च दोनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि कई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि वो स्कटलबट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। वो कैसे मैनेजमेंट से मिले बिना कोई कॉन्टैक्ट्स या साधन के? मैनेजमेंट क्यों उनसे मिलना चाहेगी? और सच कहूँ तो मैं ये बात सही मानता भी हूँ। देखो, स्कटलबट अप्रोच का गोल उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी को बेहतर समझना है। तो अगर आपके पास पार्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारी है, क्या पता आपने उसमें कई साल काम किया हो इसलिए आपको इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी ज्ञान हो, तो हो सकता है कि स्कटलबट का कोई फ़ायदा ना हो। वॉरेन बफेट ने भी यही कहा है इसके बारे में। Now I spend practically none because I've done it in the past. I'm probably fairly familiar with most of the businesses that might qualify for investment at Berkshire. But when I started out, and for a long time, I used to do a lot of what Phil Fisher described. I followed his scuttlebutt method, and I don't think you can do too much of it. अब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कि पहला कदम कंपनी के पिछले कुछ सालों के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना है। और अगर आप इंडस्ट्री से फैमिलियर नहीं है तो बहुत सारी जानकारी है जो आप ऑनलाइन पा सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव तरीका है बजाय फिशर के स्कटलबट अप्रोच के जिसमें फील्ड वर्क चाहिए होता है। पर हाँ, अगर आपके पास साधन है और आप स्कटलबट अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास एक बड़ा एज है। मैं इसके साथ पीटर लिंच की एक बात और जोड़ना चाहूँगा। पीटर लिंच कहते हैं, इफ़ यू लाइक द स्टोर यू विल लव द स्टॉक। ये हमने वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक समरी में डिस्कस किया था। इसमें वो कहते हैं कि आप भी कई कंपनीज के कस्टमर हैं ही और आप खुद किसी इंडस्ट्री में काम करते होंगे, तो आपके पास पहले से ही कई पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। और ऐसे भी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी से पूछ सकते हैं, उनका ओपिनियन ले सकते हैं। दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि वॉरेन बफेट ने एप्पल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे स्कटलबट यूज़ किया था। उस आर्टिकल में वॉरेन बफेट ने कई इंसिडेंट्स बताए कि उन्हें कब कैसे एप्पल कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। उन्हीं में से एक ये था जिसमें वॉरेन बफेट ने कहा था, मैं हर समय लोगों से प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता हूँ। जब मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को डेयरी क्वीन में ले जाता हूँ तो वे कभी कभी दोस्तों को साथ लाते हैं। उनमें से हर एक के पास आईफोन रहता है और मैं उनसे पूछता हूँ कि वो इसके साथ क्या करते हैं और क्या वे इसके बिना रह सकते हैं। और बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि लोगों की प्रोडक्ट के साथ इतनी इनक्रेडिबल स्टिकीनेस है, ये उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी बहुत बड़ी है और जिस हद तक उनका जीवन इसके इर्द गिर्द केंद्रित है वो बहुत बड़ा है और ये बहुत अच्छा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ साथ ये एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है। तो देखा, किसी कंपनी के बारे में कस्टमर ओपिनियन लेना उतना मुश्किल नहीं है। आप उनसे दूसरे प्रोडक्ट्स को ना लेने के बारे में भी पूछ सकते हैं। लोगों को अपना ओपिनियन बताना पसंद है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। चलो अगले लेसन पर चलते हैं। लेसन नंबर 3, व्हेन टू बाय एंड सेल। चलिए पहले देखते हैं कि हम कब किसी स्टॉक को खरीद सकते हैं। यहाँ तक हमें पता चल गया है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का बेस्ट तरीका है आउटस्टैंडिंग कंपनी ढूंढना। हम स्कटलबट टेक्निक यूज़ करके ये आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढ सकते हैं। अब जब आपने आउटस्टैंडिंग कंपनी ढूंढ ली है जिसका प्रॉफिट फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला है, क्या उस स्टॉक को खरीदने का कोई सही टाइम है? ऑथर बोलते हैं, अगर आप सही स्टॉक खरीदते हैं और लंबे समय तक रखते हैं तो कुछ प्रॉफिट तो हमेशा मिलेगा ही, पर अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपको थोड़ा टाइमिंग को भी कंसीडर करना होगा। ऑथर कहते हैं कि किसी स्टॉक को खरीदने का सबसे अच्छा समय है जब वो स्टॉक के प्राइस में किसी टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण गिरावट आई हुई हो। देखो, ये तो आपको पता ही है कि इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक बढ़िया मैनेजमेंट के गाइडेंस के अंदर काम कर रही हो। अब सफल होने से पहले कंपनी में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी ही
हो सकता है कि नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाने में बहुत खर्चे हों, जिससे कुछ सालों के लिए प्रॉफिट्स कम हो जाए, और ऐसे ही नए प्लांट शुरू करने में प्रॉब्लम्स के कारण मार्केट में कंपनी के मैनेजमेंट की खराब परफॉर्मेंस की खबर आए। पर इन्वेस्टर को अपने मन में पूरी तरह से श्योर होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं। फिर अगर इन परेशानियों से अफेक्टेड स्टॉक की कीमत में बहुत गिरावट आती है तो ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी सही टाइम है जब वो स्टॉक खरीदा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं ऑथर एक स्टॉक को बेचने के बारे में क्या कहते हैं। फिलिप फिशर कहते हैं कि ऐसे तो स्टॉक को बेचने के हजारों पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए ऑथर हमें स्टॉक को बेचने के 3 कारण देते हैं। फर्स्ट, मिस्टेक हैज़ बीन मेड इन द ओरिजिनल परचेज। सेकंड, इफ द कंपनी नो लॉन्गर क्वालिफाइज इन रिगार्ड टू 15 पॉइंट्स। थर्ड, स्विचिंग टू अ मोर अट्रैक्टिव कंपनी। इनमें से पहला कारण तो किसी के लिए भी ऑब्वियस है। ये तब होता है जब ओरिजिनल परचेज में कोई गलती हुई हो और ये साफ हो जाता है कि वो कंपनी असल में उतनी फेवरेबल नहीं है जितनी हमने परचेज करते वक्त सोची थी। इस तरह की सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने के लिए आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना होगा और अपनी इमोशंस के बजाय फैक्ट्स पर काम करना होगा। देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी कंपनी में इतनी रिसर्च कर लेते हैं तो हमें वो कंपनी अच्छी लगने लगती है और हम उसे बेचना नहीं चाहते, और साथ ही साथ हम सब में थोड़ा ईगो होता है और किसी को भी गलत प्रूफ होना पसंद नहीं है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना पसंद नहीं है। पर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर इमोशनली सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। आपको भी ऐसा ही बनना है और अपने आप से ऑनेस्ट होकर अपनी गलती एक्सेप्ट करके उस स्टॉक से निकल जाना है। सेकंड, एक कंपनी के स्टॉक्स उस टाइम सेल कर देने चाहिए जो समय बीतने के कारण कुछ चेंजेस आ जाने की वजह से उन 15 चेकलिस्ट को अब क्वालिफाई नहीं करती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जिन कंपनीज में आपके शेयर्स हैं उन कंपनीज के अफेयर्स पर हर समय आपकी नज़र रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए हो सकता है कि मैनेजमेंट एक या कुछ सक्सेसेस के बाद संतुष्ट हो गई हो, या जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स का नया सेट आया है वो अपने पहले के परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे हो। जो भी हो, आपको कंपनी के 15 पॉइंट चेकलिस्ट से बाहर आ जाने पर बेच देना चाहिए। लास्ट में, आप स्टॉक को तब बेच सकते हैं जब आपको उससे ज़्यादा और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तब आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने स्टॉक को बेच सकते हो। पर ये तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरह से श्योर हो, और श्योर होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ खोजना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपकी पहले से ओन्ड कंपनी कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में किसी कंपनी से कम अट्रैक्टिव लग रही है तो आप स्टॉक को सेल करने का विचार कर सकते हैं। तो इस लेसन को अगर एक सिंगल सेंटेंस पे रखा जाए तो मेन बात यह है कि अगर कॉमन स्टॉक को खरीदते समय काम ढंग से किया गया है तो इसे बेचने का समय लगभग कभी नहीं है। लेसन नंबर 4, अनकॉमन इंटेलिजेंस फर्स्ट, डिविडेंड्स डोंट मैटर। फिलिप फिशर कई दुरुस्त पर सवाल उठाते हैं जिसे जनरल पब्लिक इन्वेस्टिंग के फील्ड में एक्सेप्ट करती आई है। इनमें से एक ट्रुथ डिविडेंड्स में ओवर कॉन्फिडेंस है। फिशर के अनुसार जब इन्वेस्टमेंट लेने की बात आती है तो डिविडेंड्स लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक होता है। देखो, एक कंपनी को आपको डिविडेंड्स तभी देना चाहिए अगर ये स्टॉक ओनर के रूप में आपके लिए कुछ वैल्यू बढ़ाता है। मतलब अगर वो डिविडेंड को आप री इन्वेस्ट करके और वैल्यू बढ़ाते हैं बजाय कहीं खर्च करने के, तभी कंपनी का डिविडेंड देना सही है। पर सोचो, डिविडेंड देने में पहले कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी, फिर आपको डिविडेंड मिलने पर डिविडेंड इनकम टैक्स पे करना होगा, और फिर उस डिविडेंड को एक अलग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग कॉस्ट भी लगेगा। ऐसे ही स्मॉल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड कम मिलता है और उसमें से भी इतना सब कटेगा। इससे अच्छा कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए उस एक्सेस कैपिटल के साथ कई और वैल्यूएबल चीज़ें कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसे डिविडेंड के रूप में देने के बजाय वो ग्लोबल एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर सकती है, नए बढ़िया प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए R&D में कैपिटल खर्च कर सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, ज़्यादा कस्टमर्स पाने के लिए ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकती है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज़ को हायर कर सकती है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर मैनेजमेंट ने अपने कैपिटल का पोटेंशियली बेटर यूज़ किया है तो आपको एज ए इन्वेस्टर खुश होना चाहिए, बल्कि डिविडेंड से चूकने के बारे में दुखी नहीं। चलो देखो, यहाँ एक और एग्जांपल दिया गया है कि करंट डिविडेंड्स इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है। कंपनी ए का स्टॉक 100 रुपये का है और वो 5 रुपये डिविडेंड पे करती है, मतलब 5% यील्ड पर ईयर। कंपनी बी का भी स्टॉक 100 रुपये का है पर वो 2 रुपये डिविडेंड पे करती है, मतलब 2% यील्ड पर ईयर। शुरू में कोई ये मान सकता है कि कंपनी ए कंपनी बी से बेहतर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आइए देखिए कि दोनों कंपनीज के साथ अगले 10 सालों में क्या होता है। कंपनी एक जनरल मार्केट की तरह ग्रो हुई लगभग 7% पर ईयर, इसलिए अब इसका प्राइस 200 रुपये है और डिविडेंड 5% रखा गया है, तो मतलब डिविडेंड 10 रुपये है। चलो अब कंपनी बी को कंसीडर करते हैं। ये ग्रोथ स्टॉक था जिसमें फिशर के सारे 15 बॉक्सेस को टिक किया था।
और इसलिए ये जनरल मार्केट की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ने में सक्षम रहा। इसकी एनुअल ग्रोथ 26% रही और इसलिए स्टॉक का प्राइस अब इसके शुरू के प्राइस के 10 गुना था, मतलब 1000 रुपये पर शेयर। कंपनी बी ने भी अपनी डिविडेंड पॉलिसीज रखी हैं। ये अभी भी 2% यील्ड पर ईयर देती है, लेकिन इसका मतलब है कि डिविडेंड अब 20 रुपये पर ईयर है। मुझे आशा है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या मिल रहा है। कंपनी ए के पास अब आपके शुरू के इन्वेस्टमेंट पर 10% डिविडेंड है, जबकि कंपनी बी के पास आपके ओरिजिनल बाय प्राइस का 20% डिविडेंड है। तो डिविडेंड्स पर अपने आप को अंधा मत करो। करंट डिविडेंड्स का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के सामने कोई चांस ही नहीं है। इनफैक्ट हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज ने लो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज से खराब परफॉर्म किया है। फिलिप फिशर कहते हैं कि ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स ना खरीदें जो डिविडेंड यील्ड पर इतना फोकस करती हैं कि उनकी ग्रोथ में रुकावट आ जाए। लेसन नंबर 5, अनकॉमन इंटेलिजेंस सेकंड, यू आर डाइवर्सिफाइंग टू मच। यह एक और ट्रुथ है जिसे कई इन्वेस्टर्स स्वीकार करते हैं। डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई। फिलिप फिशर का ये तर्क है कि यू शुडंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट बहुत ओवर स्ट्रेस है। यदि आप इस एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं तो एक एक्टिव इन्वेस्टर के लिए इसका आउटकम बहुत भयानक है और इसके दूसरे एंड के बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है। अगर आपके पास बहुत सारी बास्केट्स में एग्स हैं तो उनमें से कई काफ़ी मीडियोकर और अनअट्रैक्टिव होती हैं और आप उन्हें कभी भी ध्यान से नहीं देख पाएंगे। Investors who oversold on diversification put too little money into companies they thoroughly understand and far too much in others about which they know nothing at all. आपके पास जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी आप उनमें से हर एक के बारे में उतना ही कम जानते होंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अगर आप किसी कंपनी को बिना सफिशिएंट नॉलेज के खरीद रहे हैं तो ये डाइवर्सिफिकेशन ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा जब लोग आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए 15 कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं तो उन्होंने गलत समझा है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है जो आपके रिस्क को फैला रहा है। पर कंसीडर करने के लिए कई और फैक्टर्स हैं, जैसे क्या आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज डिफरेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का एक पोर्टफोलियो रिस्क कम नहीं कर रहा है भले ही इसमें 15 कंपनीज हों। क्या आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज की कई मल्टीपल ब्रांचेज या ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है। क्या कंपनी सफिशिएंट साइज़ की हैं। छोटी कंपनीज बड़ी की तुलना में ज़्यादातर वन मैन शोज होती हैं और इसलिए ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि किसी एक व्यक्ति का क्या होगा और बड़ी कंपनीज में उतना डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिशर की इन्वेस्टिंग अप्रोच सब्जेक्टिव है, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पर रिलाई करती है बजाय स्पेसिफिक वैल्यूज़ या फाइनेंशियल रेशियोज़ के जो कि अक्सर दूसरे इन्वेस्टर्स द्वारा रेफर किए जाते हैं। तो आपको इन लेसन्स के बारे में क्या लगता है? क्या ये सारे 15 पॉइंट्स आज भी उतने वैल्यूएबल हैं जितने कि 50 साल पहले थे जब ये बुक पहली बार रिलीज़ हुई थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।